चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर एक दूसरे के पोषक होते हैं, कोई किसी का शोषक नहीं होता। सब एक दूसरे के रक्षक होते हैं, कोई किसी का भक्षक नहीं होता। सब एक दूसरे के शुभ चिंतक होते हैं, कोई किसी का अशुभ चिंतक नहीं होता। सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामंजस्य। एक तरफ वो संत जिसने काम को साधना बना दिया, और दूसरी तरफ वो सन्यासी जिसने काम को पाप कहा। एक तरफ ओशो जिनके शब्दों ने दुनिया को हिला दिया, और दूसरी तरफ स्वामी करपात्री जी महाराज जिनकी कलम ने ओशो को नंगा कर दिया। दोनों के विचार दो दिशाओं के ध्रुव थे, और जब ये दो महापुरुष आमने सामने आए तो शुरू हुआ भारतीय आध्यात्मिक इतिहास का सबसे बड़ा विचार युद्ध। आज हम उसी संघर्ष की कहानी सुनेंगे। ओशो के सबसे बड़े दुश्मन स्वामी करपात्री जी महाराज। साल था 1968, जब ओशो, जिन्हें तब आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब संभोग से समाधि तक लिखी। इस किताब में ओशो ने कहा कि संभोग ही वह बीज है जिससे समाधि का फूल खिलता है। इस विचार ने पारंपरिक भारतीय समाज में हलचल मचा दी। सबसे पहले प्रतिक्रिया दी स्वामी करपात्री जी महाराज ने, जो सनातन धर्म की जीवंत आवाज थे। उन्होंने वेदांत, धर्मशास्त्र और संस्कृत के गहरे विद्वान होने के साथ साथ रामराज्य परिषद नामक राजनीतिक संगठन भी बनाया था। उनका पूरा जीवन ओशो जैसे आधुनिक संतों के विरोध में धर्म की रक्षा में बीता। स्वामी करपात्री जी महाराज कोई साधारण संत नहीं थे। वे सनातन धर्म के गहरे विद्वान, वेदांत और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने रामराज्य परिषद नामक संगठन की स्थापना की थी, जो भारतीय राजनीति और संस्कृति में धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। उनका जीवन ओशो जैसे आधुनिक विचारों के विरोध में बीता। वे मानते थे कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए परंपरा और संयम जरूरी हैं। करपात्री जी का मानना था कि आधुनिकता के नाम पर धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। ओशो की किताब संभोग से समाधि तक ने समाज में गहरी हलचल मचा दी। इस किताब में ओशो ने संभोग को आध्यात्मिकता की ओर एक मार्ग बताया, जिससे पारंपरिक सोच को चुनौती मिली। उनके विचारों ने युवाओं को आकर्षित किया, लेकिन परंपरावादी समाज में विरोध की लहर दौड़ गई। कई संतों और विद्वानों ने ओशो के विचारों को अधर्म और संस्कृति विरोधी बताया। इस किताब के आते ही समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर वे लोग जो ओशो के विचारों को आधुनिकता की ओर कदम मानते थे, और दूसरी ओर वे जो इसे धर्म के विरुद्ध मानते थे। ओशो की किताब के कुछ महीनों बाद ही स्वामी करपात्री जी ने अपनी किताब लिखी, क्या संभोग से समाधि तक। इस किताब में उन्होंने ओशो के हर विचार की कड़ी आलोचना की। करपात्री जी ने लिखा कि संभोग से समाधि नहीं, बल्कि मोह और मरण की दिशा मिलती है। उन्होंने ओशो को कामांध योगी कहा और आरोप लगाया कि ओशो जैसे लोग अध्यात्म के नाम पर कामवासना को वैध बना रहे हैं। करपात्री जी ने जनता को चेताया कि यह अध्यात्म नहीं, भोगवाद का प्रचार है। उनका मानना था कि ऐसे संत धर्म के मार्ग के नहीं, भोग के मार्ग के व्यापारी हैं। करपात्री जी ने अपने विचारों में स्पष्ट कहा कि संभोग से समाधि नहीं मिलती, बल्कि यह मोह और मृत्यु की ओर ले जाता है। उनका मानना था कि संयम ही ज्ञान का आधार है। वे मानते थे कि अध्यात्म का मार्ग भोग से नहीं, बल्कि त्याग और अनुशासन से होकर जाता है। करपात्री जी ने ओशो जैसे संतों को भोगवादी विचारधारा का प्रचारक बताया और समाज को चेताया कि ऐसे विचार भारतीय संस्कृति के लिए खतरा हैं। ओशो चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में करपात्री जी का नाम लिए बिना सीधा जवाब दिया। ओशो ने कहा कि जो संत सेक्स से डरता है, वह जीवन से डरता है। करपात्री जैसे लोग जीवन से भागे हुए साधु हैं, जो अपनी ही छाया से डरते हैं। ओशो ने परंपरागत संतों को मृत परंपरा के पुजारी कहा, और यह भी कहा कि अगर करपात्री जी जैसे संतों का बस चले, तो भारत हमेशा अंधकार में रहेगा। इस तरह अध्यात्म बनाम परंपरा का युद्ध सार्वजनिक हो गया।
ओशो और करपात्री जी के बीच यह संघर्ष केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का था। एक ओर ओशो, जो अनुभव की स्वतंत्रता की बात करते थे, और दूसरी ओर करपात्री जी, जो अनुशासन और मर्यादा को सर्वोपरि मानते थे। ओशो कहते थे कि सेक्स को दबाने से विकृति पैदा होती है, उसे समझो और पार करो। वहीं करपात्री जी मानते थे कि सेक्स को साधना बनाना अधर्म है। इस संघर्ष ने भारतीय समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ओर स्वतंत्रता का दर्शन, दूसरी ओर संयम का धर्म। अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि ओशो और करपात्री जी दोनों एक ही सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। ओशो अनुभव की स्वतंत्रता की बात करते थे, जबकि करपात्री जी अनुशासन और मर्यादा के पक्षधर थे। एक ओर स्वतंत्रता का दर्शन, दूसरी ओर संयम का धर्म। दोनों अपने अपने ज्ञान पर अडिग थे, लेकिन जब ये विचार टकराए तो पूरा समाज दो खेमों में बंट गया। ओशो के विचारों के खिलाफ समाज में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। अखबारों में ओशो के खिलाफ लेखों की बाढ़ आ गई। कई साधु संतों ने ओशो को अधर्मी और संस्कृति विरोधी बताया। करपात्री जी के समर्थकों ने ओशो की पुस्तकों को जलाने तक की मांग की। वहीं ओशो के अनुयायी मानते थे कि करपात्री जी जैसे लोग ही भारत को पीछे खींच रहे हैं। यह बहस इतनी बढ़ गई कि ओशो को कई जगह प्रवचन देने से भी रोक दिया गया। करपात्री जी की कलम ने ओशो की लोकप्रियता को झकझोर कर रख दिया। समाज के एक बड़े वर्ग ने ओशो के विचारों का विरोध किया, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ा। हालांकि ओशो के अनुयायियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। यह संघर्ष केवल विचारों का नहीं, बल्कि लोकप्रियता और सामाजिक स्वीकृति का भी था। दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने विचारों को सही मानते थे और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ओशो के विचारों ने युवाओं को खास तौर पर आकर्षित किया। वे स्वतंत्रता, अनुभव और खुले विचारों की ओर झुकने लगे। वहीं करपात्री जी के अनुशासन और मर्यादा के विचारों ने परंपरावादी युवाओं को प्रभावित किया। यह संघर्ष केवल दो पीढ़ियों का नहीं, बल्कि दो सोचों का था। एक ओर आधुनिकता की ओर बढ़ते युवा, दूसरी ओर परंपरा में विश्वास रखने वाले। दोनों विचारधाराएं आज भी युवाओं के मन में संघर्ष पैदा करती हैं। ओशो ने अध्यात्म को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जीवन के हर अनुभव को समझना और पार करना ही सच्चा अध्यात्म है। उनके अनुसार सेक्स को दबाने से विकृति पैदा होती है, इसलिए उसे समझना और पार करना चाहिए। यह विचार पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग था, जिसने समाज में नई बहस को जन्म दिया। ओशो के इस दृष्टिकोण ने अध्यात्म को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। करपात्री जी का मानना था कि संयम और मर्यादा ही धर्म का आधार हैं। वे मानते थे कि भोग से कभी भी ज्ञान या मुक्ति नहीं मिल सकती। उनका कहना था कि धर्म का मार्ग त्याग, अनुशासन और संयम से होकर जाता है। करपात्री जी के विचारों ने समाज के उस वर्ग को मजबूती दी, जो परंपरा और संस्कृति को सर्वोपरि मानता था। उनके अनुसार आधुनिकता के नाम पर धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। ओशो और करपात्री जी दोनों के तर्क अपने अपने स्थान पर मजबूत थे। ओशो स्वतंत्रता और अनुभव की बात करते थे, जबकि करपात्री जी अनुशासन और मर्यादा के पक्षधर थे। दोनों के विचारों में गहरा अंतर था, लेकिन दोनों ही समाज को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। यह संघर्ष केवल विचारों का नहीं, बल्कि समाज के भविष्य की दिशा तय करने का भी था। ओशो और करपात्री जी के बीच यह संघर्ष मीडिया में भी खूब छाया रहा। अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक मंचों पर दोनों के विचारों पर चर्चा होती रही। समाज के बुद्धिजीवी, संत और आम लोग इस बहस में शामिल हुए। मीडिया ने इस संघर्ष को और भी व्यापक बना दिया, जिससे दोनों विचारधाराओं के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। ओशो और करपात्री जी के विचारों ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ओर वे लोग थे जो स्वतंत्रता, अनुभव और आधुनिकता के पक्षधर थे। दूसरी ओर वे जो परंपरा,
संयम और अनुशासन को महत्व देते थे। यह विभाजन केवल विचारों का नहीं, बल्कि जीवन शैली, सोच और व्यवहार का भी था। दोनों पक्ष अपने अपने विचारों को सही मानते थे और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह संघर्ष केवल धर्म और दर्शन का नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा का संघर्ष था। एक ओर धर्म की रक्षा के लिए परंपरा और संयम की बात थी, दूसरी ओर जीवन के अनुभव और स्वतंत्रता की खोज। ओशो और करपात्री जी के विचारों ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सही क्या है, धर्म या दर्शन, परंपरा या आधुनिकता। ओशो के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। वे ओशो के विचारों को आधुनिकता की ओर एक कदम मानते थे। उनके लिए ओशो स्वतंत्रता, अनुभव और खुले विचारों के प्रतीक थे। ओशो के अनुयायी मानते थे कि समाज को आगे बढ़ने के लिए पुराने बंधनों को तोड़ना जरूरी है। वे करपात्री जी के विचारों को पिछड़ेपन की निशानी मानते थे। करपात्री जी के समर्थक उन्हें धर्म और संस्कृति के रक्षक मानते थे। उनके लिए करपात्री जी संयम, अनुशासन और परंपरा के प्रतीक थे। वे मानते थे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए धर्म और संस्कृति की रक्षा जरूरी है। उनके अनुसार ओशो जैसे विचार समाज को भटकाने वाले हैं। करपात्री जी के समर्थकों ने ओशो की पुस्तकों को जलाने तक की मांग की, जिससे संघर्ष और भी तीव्र हो गया। ओशो के विचारों के विरोध में कई जगहों पर उनके प्रवचनों पर रोक लगा दी गई। समाज के एक वर्ग ने ओशो के विचारों को समाज के लिए खतरा बताया। यह संघर्ष केवल विचारों का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी था। ओशो के अनुयायियों ने इसे अन्याय बताया, जबकि करपात्री जी के समर्थकों ने इसे धर्म की जीत माना। ओशो और करपात्री जी के विचारों पर समाज में लगातार बहस होती रही। हर वर्ग, हर पीढ़ी, हर विचारधारा के लोग इस बहस में शामिल हुए। यह बहस केवल किताबों और मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि घर घर, गली गली में चर्चा का विषय बन गई। दोनों पक्षों के समर्थकों ने अपने अपने तर्कों से समाज को प्रभावित किया। ओशो और करपात्री जी के बीच यह लड़ाई केवल विचारों की नहीं, बल्कि शब्दों की भी थी। दोनों ने अपने अपने शब्दों से एक दूसरे के विचारों को चुनौती दी। ओशो ने कहा था, सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है। करपात्री जी ने उत्तर दिया था, असत्य को सुविधा की चादर से ढका नहीं जा सकता। यह शब्दों की लड़ाई समाज के हर वर्ग तक पहुंच गई। यह संघर्ष केवल ओशो और करपात्री जी का नहीं था, बल्कि संस्कृति बनाम आधुनिकता का था। एक ओर वे लोग थे जो भारतीय संस्कृति और परंपरा को सर्वोपरि मानते थे, दूसरी ओर वे जो आधुनिकता और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। यह संघर्ष आज भी समाज में जारी है, जहां हर पीढ़ी अपने अपने विचारों के साथ खड़ी है। ओशो और करपात्री जी के संघर्ष ने समाज में संयम बनाम स्वतंत्रता की बहस को जन्म दिया। एक ओर संयम, अनुशासन और मर्यादा की बात थी, दूसरी ओर स्वतंत्रता, अनुभव और खुले विचारों की। यह बहस आज भी समाज में जारी है, जहां हर व्यक्ति अपने अपने विचारों के साथ खड़ा है। ओशो और करपात्री जी का संघर्ष धर्म बनाम दर्शन की महागाथा बन गया। यह संघर्ष केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का था। दोनों के विचारों ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सही क्या है, धर्म या दर्शन, परंपरा या आधुनिकता। यह गाथा आज भी समाज में जिंदा है। आज भी जब कोई युवा सेक्स, साधना और स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, तो वह ओशो बन जाता है। वहीं जब कोई संस्कृति, मर्यादा और संयम की बात करता है, तो वह करपात्री जी बन जाता है। यह संघर्ष आज भी युवाओं के मन में जारी है, जहां वे दोनों विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। ओशो और करपात्री जी के संघर्ष ने समाज में बदलाव की लहर पैदा की। लोगों ने अपने विचारों पर पुनर्विचार किया और नई सोच को अपनाने की कोशिश की। यह बदलाव केवल विचारों का नहीं, बल्कि जीवन शैली, व्यवहार और सोच का भी था। दोनों के संघर्ष ने समाज को नई दिशा दी। ओशो और करपात्री जी दोनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारों की विरासत आज भी जिंदा है।
हर बार जब समाज में स्वतंत्रता और संयम की बहस होती है तो ओशो और करपात्री जी के विचार सामने आ जाते हैं। उनकी यह विरासत समाज को सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ओशो ने कहा था, सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है। करपात्री जी ने उत्तर दिया था, असत्य को सुविधा की चादर से ढका नहीं जा सकता। यह बहस आज भी समाज में जारी है, जहां हर व्यक्ति अपने अपने सत्य और असत्य की परिभाषा तय करता है। दोनों के विचार समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं। करपात्री जी के विचारों ने समाज में संस्कृति की रक्षा का भाव जगाया। उनके समर्थकों ने धर्म, परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया। वे मानते थे कि आधुनिकता के नाम पर संस्कृति का अपमान नहीं होना चाहिए। यह विचार आज भी समाज में गूंजता है। ओशो के विचारों ने समाज को आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुयायियों ने स्वतंत्रता, अनुभव और खुले विचारों को अपनाया। यह बदलाव समाज के हर वर्ग में देखने को मिला, जहां लोग पुराने बंधनों को तोड़कर नई सोच को अपनाने लगे। ओशो और करपात्री जी के बीच यह संघर्ष केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का था। दोनों के विचारों ने समाज को सोचने, समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह संघर्ष आज भी समाज में जारी है, जहां हर व्यक्ति अपने अपने विचारों के साथ खड़ा है। ओशो और करपात्री जी के विचारों ने समाज में संतुलन बनाने की कोशिश की। एक ओर स्वतंत्रता और अनुभव की बात थी, दूसरी ओर संयम और अनुशासन की। यह संतुलन समाज के लिए जरूरी था, जिससे वह आगे बढ़ सके और अपनी संस्कृति को भी बचा सके। ओशो और करपात्री जी के विचार आज भी समाज में गूंजते हैं। हर बार जब समाज में स्वतंत्रता, संयम, धर्म और दर्शन की बहस होती है तो उनके विचार सामने आ जाते हैं। यह गूंज समाज को सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नई पीढ़ी ओशो और करपात्री जी दोनों के विचारों से प्रभावित है। वे स्वतंत्रता, अनुभव और आधुनिकता की ओर झुकते हैं, लेकिन साथ ही संस्कृति, संयम और परंपरा को भी महत्व देते हैं। यह संतुलन नई पीढ़ी के लिए जरूरी है, जिससे वे समाज में अपनी पहचान बना सकें। ओशो के विचारों ने समाज में विचारों की आजादी को बढ़ावा दिया। उनके अनुयायियों ने स्वतंत्रता, अनुभव और खुले विचारों को अपनाया। यह आजादी समाज के हर वर्ग में देखने को मिली, जहां लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने लगे। करपात्री जी के विचारों ने समाज में संयम की आवश्यकता को रेखांकित किया। उनके समर्थकों ने अनुशासन, मर्यादा और परंपरा को अपनाया। यह आवश्यकता आज भी समाज में महसूस की जाती है, जहां लोग संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। ओशो और करपात्री जी के विचारों का भविष्य समाज के हाथ में है। हर पीढ़ी अपने अपने विचारों के साथ आगे बढ़ती है। यह भविष्य तय करेगा कि समाज किस दिशा में जाएगा, स्वतंत्रता की ओर या संयम की ओर, आधुनिकता की ओर या परंपरा की ओर। ओशो और करपात्री जी के संघर्ष से समाज ने बहुत कुछ सीखा। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि विचारों का टकराव जरूरी है, जिससे समाज आगे बढ़ सके। दोनों के विचारों ने समाज को सोचने, समझने और संतुलन बनाने की प्रेरणा दी। ओशो और करपात्री जी के विचार आज भी समाज को प्रेरित करते हैं। हर बार जब समाज में स्वतंत्रता, संयम, धर्म और दर्शन की बहस होती है तो उनके विचार सामने आ जाते हैं। यह प्रेरणा समाज को आगे बढ़ने की ताकत देती है। ओशो और करपात्री जी के विचारों ने समाज में संतुलन बनाने की कोशिश की। एक ओर स्वतंत्रता और अनुभव की बात थी, दूसरी ओर संयम और अनुशासन की। यह संतुलन समाज के लिए जरूरी था, जिससे वह आगे बढ़ सके और अपनी संस्कृति को भी बचा सके। ओशो और करपात्री जी के संघर्ष ने समाज की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों के विचारों ने समाज को सोचने, समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह दिशा आज भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ओशो और करपात्री जी के संघर्ष की विरासत आज भी समाज में जिंदा है। हर बार जब समाज में स्वतंत्रता, संयम, धर्म और दर्शन की बहस होती है
तो उनके विचार सामने आ जाते हैं। यह विरासत समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ओशो और करपात्री जी के संघर्ष ने समाज को सोचने, समझने और संतुलन बनाने की प्रेरणा दी। यह संघर्ष आज भी जारी है, जहां हर व्यक्ति अपने अपने विचारों के साथ खड़ा है। अब सवाल यह है, आप किसके पक्ष में हैं, ओशो या करपात्री जी? यह निर्णय आपके विचारों, अनुभवों और जीवन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दोनों के विचार समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।